आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम DSSB TGT मैथ्स मेल 2021 के अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x, y) इक्वल टू xy² डिवाइडेड बाय x² प्लस y⁴ एट द पॉइंट u √2, √2। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? फाइंड द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव ना होके फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन है ये, लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x, y)। तो इसमें हमें क्या है, डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर हम इसमें लिमिट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ले तो ये इससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा और ये क्वेश्चन कुछ और ही बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये मैंने कंफर्म की हुई है। इसमें ये मिस्टेक है, ये है लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो इसकी लिमिट निकालेंगे हम फंक्शन की। लिमिट x टेंड टू √2, y टेंड टू √2 पर इसकी लिमिट निकलेगी f(x, y) इक्वल टू, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। एक बार लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू √2, y टेंड टू √2 पर इस फंक्शन की लिमिट निकलेगी xy² अपॉन x² प्लस y⁴। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। x की जगह पे √2 रख देंगे, y की जगह पे √2 रख देंगे। तो √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2² प्लस √2⁴। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो के आएगा ये √2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का पावर 4 करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होता है और उसका भी फिर स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो के आएगी 2√2 डिवाइडेड बाई 6। 2 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा। √2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू आएगी √2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लेट f इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ f अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व c ओवर द बाउंड्री ऑफ सरफेस s। इस क्वेश्चन को हम स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं आपको अलग से कर देता हूँ इसे। देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट f इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ f अराउंड द सिंपल क्लोज्ड कर्व c ओवर द बाउंड्री ऑफ सरफेस s। यहाँ पर हमें एक सिंपल क्लोज्ड कर्व c दी हुई है जो कि एक सरफेस s के बाउंड्री के ऊपर है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व c है जो कि एक सरफेस s के बाउंड्री के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद हो, आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी हो, तो एक स्टोक्स थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी f.dr इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s कर्ल f.n ds के बराबर होती है। तो ये एक रिलेशन होता है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल में। तो इससे हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल f की जगह पर कैपिटल F है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम यहाँ कैपिटल F यूज कर लेंगे। तो हमें निकालना है लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व C f.dr इक्वल टू, ये हो जाएगी कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल s, यहाँ कर्ल आपको पता है डेल क्रॉस f.n कैप। n कैप क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर ओवर द सरफेस s होता है और ये ds। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसमें कर्ल f निकालते हैं। कर्ल f निकालने पर ये बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें कर्ल f हम निकालते हैं तो कर्ल f आपको पता है, कर्ल f निकलती है आपकी i j k। यहाँ पर करली ओवर करली x, करली ओवर करली y, करली ओवर करली z और यहाँ पर f के कंपोनेंट आ जाएंगे। आपको पता है f यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, f यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये रहा। f को मैं लिख देता हूँ f वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसमें f के कंपोनेंट लिखेंगे। तो ये f के कंपोनेंट आएगा x, y और
जेड। तो इसका अब हम निकालते हैं कर्ल एफ। तो आपको पता है फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कर्ली ओवर कर्ली वाई जेड माइनस कर्ली ओवर कर्ली जेड वाई इंटू में आई कैप माइनस ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो कर्ली ओवर कर्ली एक्स जेड माइनस कर्ली ओवर कर्ली एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड एक्स जे, और इसके बाद यहाँ लिख लेता हूँ प्लस यहाँ पर हम करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर्ली ओवर कर्ली एक्स वाई माइनस कर्ली ओवर कर्ली वाई एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये कर्ली ओवर कर्ली वाई कर्ली ओवर कर्ली एक्स कर्ली ओवर कर्ली जेड ये सारे पार्शली डेरिवेटिव होते हैं। तो जब जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से जब हम वाई का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। आई कैप माइनस ब्रैकेट जब हम यहाँ पर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 0, इसी तरीके से एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में 0 और ये भी 0 ये भी 0। तो ओवरऑल ये हमें 0i प्लस लगा सकते हैं 0j प्लस 0k, यानी कि हमें एक 0 वेक्टर मिल जाएगा। तो अब हम आगे इस वैल्यू को कर्ल एफ के इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल 0 ही इसका आंसर आएगा। तो हम यहाँ यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी एफ, और यहाँ कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ बना लेते हैं इसे कैपिटल एफ डॉट डी आर इजकल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस। अब यहाँ पर कर्ल एफ की वैल्यू आपको पता है 0 आई है। 0 वेक्टर जब डॉट करेंगे उसका एन कैप इंटू डी एस से, तो अब ये चाहे कुछ भी है इसका 0 के साथ डॉट करने पर आंसर इसका 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये हमने स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से की है। मैं एक वीडियो में इन सारी थ्योरम्स को बता दूंगा, ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ये ग्रीन्स थ्योरम, इन सभी को एक अलग से वीडियो बना के समझा दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर एक्स वाई जेड वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल, और एफ एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पर एक्स, और हमें इसको ट्रिपल इंटीग्रल करना है और एक्स वाई जेड तीनों वेरी कर रहे हैं 0 to 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक्स भी 0 to 1 जा रहा है, वाई भी 0 to 1, जेड भी 0 to 1 जा रहा है, और एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें एक्स दी हुई है डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हम चाहे इसमें पहले एक्स के में कर लें, वाई के में, जेड के में, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 to 1 एक्स का करेंगे हम, तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 1। बाकी डी वाई और डी जेड एज इट इज़ रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे इसमें ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होता है, पहले किसी एक का करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे, फिर वाई के में करेंगे तो एक्स उसकी लिमिट रख दी जाएगी, एक्स का करेंगे तो पहले एक्स की लिमिट रख दी जाएगी, बाकी फिर वाई और जेड के रेस्पेक्ट में इसी तरीके से हम करते चले जाते हैं और लिमिट रखते चले जाते हैं। तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले लिमिट रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0, और डी वाई डी जेड। तो यहाँ पर सॉल्व होकर वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। तो ये 0 to 1 1/2 डी वाई डी जेड रहेगा। अब हम केवल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड को बाहर रखेंगे, तो एक इंटीग्रल और हमारा हट जाएगा। तो 1/2 का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 वाई आ जाएगा, यानी y/2 वैल्यू आ जाएगी, और लिमिट इसकी 0 to 1 ही रहेगी, डी जेड बाहर, क्योंकि अब हमने वाई के रेस्पेक्ट में से सॉल्व कर दिया है। आगे देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी
अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 1, ये बाहर है तो इसमें एक्स वाई की जगह पर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगी वैल्यू -0, और यहाँ डी जेड अभी हमारा बचा रहेगा बाहर। तो ये सॉल्व होकर 1/2 आएगी, यानी कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का करना है जेड के रेस्पेक्ट में। तो 1/2 का z/2 आ जाएगा, लिमिट 0 to 1 है। फिर से इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, z की जगह पे 1 तो ये 1/2 आ जाएगा, z की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/2। तो सॉल्व होकर ओवरऑल वैल्यू 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। इफ़ f and g are Riemann integrable, if f and g are Riemann integrable on closed interval a, b, then which of the following property does not hold। यहाँ पर does not hold बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं कर रही है। तो एक बार हम सारी पढ़ते हैं। एक्चुअली में जितने भी ये थ्योरम्स हैं इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये हम जब रीमान इंटीग्रल वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें सारी थ्योरम्स हमें प्रूव करनी होती हैं। वो स्टेटमेंट उठा के यहाँ रख दी गई हैं, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सी होल्ड नहीं कर रही है, डज नॉट होल्ड। तो देखो इसमें f² इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर f एंड g रीमान इंटीग्रेबल हैं तो क्या f² रीमान इंटीग्रेबल होता है? बिल्कुल होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें देखना है कि मॉडुलस f इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर f इज़ रीमान इंटीग्रेबल देन मॉडुलस f इज़ ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल। तो यही स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड करेगी। अब बाकी हम आगे और पढ़ लेते हैं। मिनिमम ऑफ f, g इज़ रीमान इंटीग्रेबल, ये भी होता है, हो जाएगा, क्योंकि f और g अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उनमें से जो मिनिमम होगा यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगी। उसी तरीके से मैक्सिमम ऑफ रीमान इंटीग्रेबल इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल। लेकिन ये जो है ये होल्ड नहीं करे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट थ्योरम दी हुई है रीमान इंटीग्रेबल के टॉपिक में। तो यही डज नॉट होल्ड है, ये इसका आंसर है। इसमें समझाने के लिए अगर हम इसे प्रूव करें तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी कि भाई प्रूव करके दिखाएं मॉडुलस f इज रीमान इंटीग्रेबल है। उसको हम आगे कभी जब रीमान इंटीग्रेबल वाला कंसेप्ट करेंगे तो इसको समझा दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच थ्योरम स्टेट दैट इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल रेशनल्स देन fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल रियल्स टू। तो हमें ये बताना है कि ये जो थ्योरम है ये इनमें से कौन सी थ्योरम है जिसकी ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है। ये कॉची थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, बर्टान थ्योरम है या आइडेंटिटी थ्योरम है। देखो ये हमें गिवन जो थ्योरम है ये एक आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये कैसे आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले मैं आइडेंटिटी थ्योरम को समझाऊंगा, उसके बाद मैं इन सभी थ्योरम्स की स्टेटमेंट को आपको समझाऊंगा। तो पहले हम आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं कि आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है। आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, आइडेंटिटी थ्योरम इफ fz एंड gz आर एनालिटिक in a domain D, and if fz is equal to gz, and if fz is equal to gz on a subset S of D, where S has a limit point in D, where S has a limit point in D, then fz is equal to gz in whole of D। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि fz and gz are analytic in domain D, and if fz is equal to gz on a subset S of D, where S has a limit point in D, then fz is equal to gz in whole of D। देखो मैं समझाता हूँ कि मान लो ये आपके पास
कोई सेट डी है और इसका एक सबसेट एस है, और हमारे पास दिया हुआ है कि एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड इन एस। एस क्या है? सबसेट है डी का, और इसमें जो एस है वो एक लिमिट पॉइंट रखता है डी का। तो ये जो एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड है, ये पूरे डी में कहीं पर भी इक्वल हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि एस है जो हमारा, वो एक लिमिट पॉइंट रखना चाहिए दिए हुए सबसेट, सॉरी, जो यहाँ पर एस है वो एक लिमिट पॉइंट रखना चाहिए दिए हुए सेट डी में, दिए हुए डोमेन डी में। तो देखो इस स्टेटमेंट को हम एक बार कंपेयर करते हैं अपने दी हुई स्टेटमेंट से, जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। देखो यहाँ पर अगर कोई एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो कन्फर्म है कि वो कंटिन्यूस ज़रूर होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एनालिटिक होता है। तो अगर वो एनालिटिक है तो वो कन्फर्म है कि वो कंटिन्यूस होगा, और वो आर टू आर है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जी जेड फॉर और रेशनल, जो कि सभी रेशनल के लिए। आपको पता है जो सेट ऑफ रेशनल होता है क्यू, वो सबसेट होता है आर का। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एस इज सबसेट ऑफ डी, यहाँ पर एस क्या है? सबसेट है डी का। और आपको पता है कि जो क्यू है वो एक लिमिट पॉइंट रखता है आर में, क्योंकि आपको पता है क्यू के सभी लिमिट पॉइंट रियल नंबर के बराबर होते हैं। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है क्यू का, वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि क्यू के सभी लिमिट पॉइंट आर के बराबर होते हैं। आपने पता है ड्राइव सेट ऑफ क्यू आपने पढ़ ही रखा है, एक बार बता देता हूँ। डी ऑफ क्यू, ड्राइव सेट ऑफ क्यू बराबर होता है रियल नंबर के, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये बात भी यहाँ सही है कि जो क्यू का लिमिट पॉइंट आर में मिलेगा, तो ये कंडीशन भी हमारे सही है कि एस का लिमिट पॉइंट इसमें मिल रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा फॉर ऑल रियल, तो वो रियल में भी इक्वल होगा। तो यही हमारी आइडेंटिटी थ्योरम है। एक बार आइडेंटिटी थ्योरम को फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इन अ डोमेन डी, तो एनालिटिक है तो कन्फर्म है वो कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो कंटिन्यूस भी होगा इन अ डोमेन डी। यहाँ पर डी की जगह हमें आर दिया हुआ है, आर टू आर है तो आर है। एंड इफ एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड ऑन अ सबसेट एस, तो आपको पता है क्यू सबसेट होता है किसका? आर का होता है। फिर एस हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी, तो जहाँ पर एस एक लिमिट पॉइंट रखता है डी में। देन एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड इन होल ऑफ डी, तो यहाँ पर वही बात तो है कि एफ है, यहाँ पर एफ बराबर जी होगा इन होल आर में, तो वही चीज़ है। ये आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ना देकर थोड़ा सा उसको घुमाया जाता है। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जेड की बजाय एक्स में है, और वहाँ हमारा एनालिटिक है तो वो कम्प्लेक्स नंबर पे होता है, तो यहाँ पर वो बस रियल नंबर पे ले लिया गया है। बाकी ये आइडेंटिटी थ्योरम की ही स्टेटमेंट है, तो ये आपको आनी चाहिए। अब हम बाकी थ्योरम्स को भी देखते हैं। ये कॉची थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, बर्टन थ्योरम है, और आइडेंटिटी थ्योरम हमने अभी पढ़ ही ली है। देखो यहाँ पर कॉची थ्योरम, कॉची ने काफ़ी थ्योरम दी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर इससे मिलती जुलती जो थ्योरम है वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, जिसे सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। और ये मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात की गई है, जो कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है। तो हम यहाँ पर बारी बारी से इन थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, यानी जो ऑप्शन बी की जो थ्योरम हम पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद ए वाली थ्योरम को पढ़ते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी इस पेपर में ये स्टेटमेंट आ गई है, नेक्स्ट बार ये किसी और थ्योरम को भी दे सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम एक बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ लेते हैं, जिस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे कि हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट होती है इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड
interval a comma b such that f is continuous on closed interval a comma b. Second, f is derivable on open interval a comma b. Then there exists at least one real number c belong to open interval a comma b such that f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c. ये हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे कि हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे कि सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे तो कॉची ने बहुत सारी थ्योरम दी हुई है, लेकिन हमें इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो इस स्टेटमेंट के लगभग मैच करती हुई जो थ्योरम है, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे कि हम सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। इफ टू फंक्शन, इसमें दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही फंक्शन की बात होती है, यहाँ दो फंक्शन की बात होती है। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, एफ एंड जी आर two functions defined on closed interval a comma b such that they are first continuous on closed interval a comma b, second they are derivable on open interval a comma b, और थर्ड बात होती है यहाँ पर कि g डैश x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a comma b। इसमें तीन होती हैं मीन वैल्यू थ्योरम में, केवल दो ही कंडीशन होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी होती है। इसमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। और देन देयर एग्जिस्ट a real number c between a and b such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash c upon g dash c। इस सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी होता है। ये सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होती है। थोड़ी अलग होती है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हम इसमें बात करते हैं बर्टान थ्योरम के। बर्टान थ्योरम क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरम है, जिसका मैथ्स में कोई रिलेशन नहीं होता। ये फिजिक्स की थ्योरम है, मैथ्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये तो सिर्फ ऑप्शन के लिए यहाँ दे दिए है, जो बच्चा कंफ्यूज होके गलत ऑप्शन टिक कर दे। ये दी हुई स्टेटमेंट आइडेंटिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इन इंटरवल 0,2 क्लोज इंटरवल 0,2। देखो हमें चेक करना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर है या कैन नॉट से अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एफ
इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे, वैसे तो हमें पता ही है कि रूट एक्स कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल 0,2 पर, लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है या नहीं है। तो हम यहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है उसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब हम एक बार यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f defined on an interval I is said to be, यहाँ देखो इंटरवल I लिया हुआ है, यहाँ पर इंटरवल I ओपन भी हो सकता है और कंटिन्यूस, और यहाँ इंटरवल I ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने जस्ट इंटरवल I लिखा है। इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस if for each epsilon positive there exists a delta पॉजिटिव। यहाँ पर डेल्टा है जो टोटली डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, वेयर डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली, सच दैट ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा किसी इंटरवल आई पर अगर यहाँ पर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव वेयर डेल्टा इज टोटली डिपेंड ऑन एप्सिलॉन ओनली, सच दैट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर आर्बिट्रेरी x1 एंड x2। यहाँ पर x और x2 कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकते हैं जो कि इंटरवल I से बिलोंग करेंगे, और फॉर विच जिसके लिए मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन होना चाहिए डेल्टा से। और डेल्टा क्या होता है यहाँ पर? डेल्टा एप्सिलॉन का ही एक फंक्शन होता है, यानी ये टोटली एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर जो है डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन की ही फॉर्म में आनी चाहिए, तो तब वो जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इन इंटरवल 0,2। तो हमें यहाँ चेक करना है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, चेक अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इन इंटरवल 0,2। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हमें दिया हुआ है और हमें देखना है कि क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी रूट एक्स वन माइनस रूट एक्स टू। और अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको, अब हमें यहाँ से ना हम मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे इसी में से। तो अब हम देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं हम इसके आगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट एक्स वन माइनस एक्स टू, हम इसका साइन बदल के यानी रूट एक्स वन प्लस एक्स टू
इतना ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इतना ही नीचे हम डिवाइड कर लेते हैं, √x1 प्लस √x2। तो इससे क्या होगा, हमारा अंदर वाले रूट का साइन हट जाएगा, क्योंकि ऊपर एक फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा √x1 का होल स्क्वायर माइनस √x2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारा √x1 प्लस √x2। अब देखो ऊपर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 अपॉन में √x1 प्लस √x2। अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर मान के चलने की लेट x1 ग्रेटर देन है x2 से। तो अब देखो अगर x1 x2 से बड़ा है तो अगर आप देखो जैसे 10 है, 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू 2 आती है। अब अगर मैं 10 को 5 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करूँ, सपोज करो मैं 10 को 5 से छोटी वैल्यू 4 या 2 या 3 से डिवाइड करूँ, जो कि 5 से छोटी होनी चाहिए, तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी आएगी। जैसे मान लो 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू 5 आएगी, जो कि ग्रेटर देन होगी 2 से। तो इसका मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को अगर मैं कम करूँगा तो जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आएगी पहली वाली वैल्यू से। तो मैं यहाँ पर वही क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पर मैं इस x2 को हटा दूँ, तो अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो वैल्यू ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, यानी ग्रेटर देन होगी इस दी हुई वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से ग्रेटर देन होगी मॉड x1 माइनस x2 से। अगर मैं इसमें से x2 को हटा दूँ, √x1 ही मैं लूँ तो अब आप देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को कम किया। अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाऊँ तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अगर मैं डिनोमिनेटर को कम करता हूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मैं डिनोमिनेटर को और कम करूँ, सपोज करूँ मैं यहाँ 2 की बजाय 1 से ही डिवाइड करूँ तो वैल्यू 10 आएगी, तो और जो पहली वाली वैल्यू उससे और बड़ी हो जाएगी, यानी ये 5 से भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वही काम यहाँ पर करता हूँ कि मैं अब यहाँ पर इस रूट के अंदर x1 में से और वैल्यू को कम करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, इस √x1 में से रूट के अंदर ही मैं x2 माइनस कर लेता हूँ यहाँ पर, और आपको पता है कि x1 x2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी अंदर, अदरवाइज ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेट किया था x1 ग्रेटर देन x2। अब देखो जो वैल्यू है अब ये इस वाली पिछली प्रीवियस वैल्यू से और बड़ी है। अब देखो मैं इसको अगर देखो ऊपर भी x1 माइनस x2 और नीचे √x1 माइनस x2, इनको अगर मैं पूरे को कैंसिल करता हूँ तो जो वैल्यू वो निकल के आएगी, अब इक्वल टू का साइन लगेगा, वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इक्वल टू होगी √x1 माइनस x2 से। और आपको पता है ये अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू का जो रूट होता है वो उस दी हुई वैल्यू से, यानी विदाउट रूट की वैल्यू से छोटा होगा, यानी लेस देन होगा किससे, विदाउट रूट, यानी x1 माइनस x2 से छोटा होगा ये। तो अगर मैं यहाँ पर अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा, तो ये मुझे मिली f(x1 माइनस f(x2), ये वैल्यू मुझे मिली है लेस देन मॉड x1 माइनस x2 से। अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेयर x1 माइनस x2 का मॉड, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू ले लेता हूँ एप्सिलॉन केयर, जो कि किसकी वैल्यू है, डेल्टा के बराबर है। मैं क्योंकि हमें पता है डेल्टा एप्सिलॉन का ही, एप्सिलॉन की वैल्यू हुई एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है, जो यहाँ पर डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि लेट मैंने यहाँ कर लिया x1 माइनस x2 की वैल्यू एप्सिलॉन है, मैं एप्सिलॉन का कोई भी एप्सिलॉन के रूप में कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एप्सिलॉन वैल्यू ले रहा हूँ। तो मुझे यहाँ क्या मिल जाती है वैल्यू, f(x1 माइनस f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर, एप्सिलॉन के ही बराबर है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कोई भी एप्सिलॉन पर ही डिपेंड वैल्यू ली जा सकती है। तो देखो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये जो तो देयरफॉर
जो रूट एक्स है इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। देखो अगर कोई यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ना हो उसको चेक करना तो बहुत आसान है। आप एंड पॉइंट पर वैल्यू निकाल के देख लो, अगर वो एंड पॉइंट पर या दिए हुए इंटरवल पर कहीं पर भी नॉट डिफाइंड हो तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होती है। बाकी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा तो इसको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। बाकी शॉर्टकट इसको हम अंदाजे से भी हम लगा के देख सकते हैं कि भाई जो वैल्यू हमें दी हुई है इसमें रूट एक्स 0 पर भी डिफाइंड है, क्योंकि वैल्यू 0 पर 0 आएगी, बाकी आगे वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी और उसकी वैल्यू एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और डिफाइंड वैल्यू आएगी। बाकी इसका जो ग्राफ है वो भी आपको पता है कि इसका ग्राफ एक कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इफ़ एफ आर टू आर इज कंटिन्यूस एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स इन क्यू देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन एक्स इन आर विच थ्योरम स्टेट दिस फैक्ट। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन से मेल खा रहा है। Which statement states that f and g are continuous function from r to r such that fx is equal to gx for all rational then fx is equal to gx for all reals too। तो देखो ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह ही है स्टेटमेंट। इफ f r to r is continuous and fx is continuous for every x in q then fx is continuous on x in r विच थ्योरम स्टेट दिस फैक्ट। तो ये देखो ये भी आइडेंटिटी थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर आइडेंटिटी थ्योरम को थोड़ा चेंज कर करके 2 क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो इसमें बिल्कुल सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। हमें पता है क्यू सबसेट होता है आर का, और जो इसमें जो क्यू के पॉइंट है जो क्यू का लिमिट पॉइंट आर में एग्जिस्ट करता है, तो ये बिल्कुल वही आइडेंटिटी थ्योरम वाली स्टेटमेंट है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी आपको। तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये आइडेंटिटी थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। इफ़ आर इजकल टू 3ti + 4tj - 7t² के फाइंड डेरिवेटिव dr ओवर dt। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है r वेक्टर इजकल टू 3ti कैप + 4tj कैप - 7t² k कैप। तो हमें इसमें सिंपल इसका dr ओवर dt निकाल देना है, यानी इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो 3t का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, इंटू में i कैप लगेगा, 4t का 4 हो जाएगा, इंटू में j कैप, और 7t² का -14, 7 2 14, डायरेक्ट लिख देंगे 14 k कैप आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये हमारा ऑप्शन ए मिल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पिक करनी है। स्टोक्स थ्योरम इज पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम पार्टिकुलर फॉर्म होती है, ग्रीन्स थ्योरम की नहीं, ये नहीं होता, उल्टा होता है। ग्रीन्स थ्योरम पार्टिकुलर केस होता है स्टोक्स थ्योरम का। ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम स्टोक्स थ्योरम से हम ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट बना सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम आर एंटायरली डिफरेंट। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये एंटायरली डिफरेंट नहीं होते। हम स्टोक्स थ्योरम से ग्रीन्स थ्योरम को निकाल सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम आर सेम। ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, नहीं बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। स्टोक्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस ग्रीन थ्योरम होता है, जो कि ऑप्शन डी है। ग्रीन्स थ्योरम इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से स्टोक्स थ्योरम से हम ग्रीन्स थ्योरम को निकाल सकते हैं। एक पार्टिकुलर केस होता है, ये पार्टिकुलर केस कौन सा है कि अगर मैं जो इसमें हम सरफेस लेते हैं स्टोक्स थ्योरम में, अगर उसको मैं केवल XY प्लेन पर लूँ तो उससे मुझे ग्रीन्स थ्योरम मिल जाती है। तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। हम स्टोक्स थ्योरम से इस ग्रीन्स थ्योरम को निकालेंगे। हमें स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट पता है, मैंने अभी पीछे भी पिछले क्वेश्चनों में भी कराई है आपको कि इफ़ ए लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व C F डॉट dr इजकल टू होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S कर्ल F
डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये होती है हमारी। तो इससे हम अब ग्रीन्स थ्योरम बनाएंगे। ग्रीन्स थ्योरम की मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ग्रीन्स थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट होती है। ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैं नीचे बता देता हूँ। ये स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्टोक्स थ्योरम। और मैं ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट बताता हूँ। ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अलाइन इंटीग्रल सी, अलाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज कर्व सी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई वो बराबर होते हैं डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस करली एम ओवर करली एक्स माइनस करली एल ओवर करली वाई, यहाँ डी एक्स ओवर डी वाई। ये मैंने आपको ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट पहले बताई हुई है। ये ग्रीन्स थ्योरम होती है, ग्रीन्स थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टोक्स थ्योरम से ग्रीन्स थ्योरम बनाएंगे कि किस तरीके से स्टोक्स थ्योरम का एक पार्टिकुलर केस ग्रीन्स थ्योरम होता है। अब हम इससे आगे करते हैं कि देखो हम यहाँ पर ये हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम में अगर हम सरफेस को केवल एक्स वाई प्लेन में ही लें, ये सपोज करो कि कोई रीजन आर है और उसके अंदर कोई सरफेस एस है, और ये हमारा रीजन आर है, इसके अंदर कोई सरफेस एस है, और कोई कंटिन्यूस पीस वाइज कंटिन्यूस क्लोज्ड कर्व सी है जो कि इस रीजन के बाउंड्री के ऊपर है, और एक नॉर्मल टू द प्लेन जो हम इसमें एन कैप लेते हैं वो ये एन कैप है, और हम इसमें केवल एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा जेड है वो कांस्टेंट रहेगा, तो जो हमारे नॉर्मल है वो जेड के पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा जेड है। तो जो यहाँ पर देखो एक्चुअली में डायग्राम हम 2D पर बना रहे हैं, 3D में जो डी का जो डायग्राम हो हम 2D में बनाते हैं तो उस हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो जहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन होगा वो एक्चुअली में वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो आपको कुछ उस पर देखें तो वो अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन हम यहाँ पर उसको इसी तरीके से बना लेते हैं। वो जो नॉर्मल टू द प्लेन है वो पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में लिया गया है तो जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जेड जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट एफ, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का जो फंक्शन है, यहाँ पर जेड हमारा कांस्टेंट है तो वो हमारा इस एक्स वाई प्लेन में एक्स कॉमा वाई का ही फंक्शन बन जाएगा, और वो इक्वल टू हम ले लेते हैं एल एक्स कॉमा वाई, क्योंकि जेड यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, प्लस एम एक्स कॉमा वाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टोक्स थ्योरम से कर्ल एफ निकालते हैं। कर्ल एफ उसके बाद हम उसका डॉट एन कैप से करेंगे तो हम देखेंगे हमें ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर कर्ल एफ निकाल देते हैं। कर्ल एफ हमारा निकलेगा आई जे के, और कर्ली ओवर कर्ली एक्स, कर्ली ओवर कर्ली वाई, कर्ली ओवर कर्ली जेड, और यहाँ पर जो एक्स के कोऑर्डिनेट जहाँ पर फंक्शन है एफ है उसके कोऑर्डिनेट एल और एम है, यहाँ पर एल एम, और यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट है नहीं तो 0 लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कर्ल एफ निकालते हैं, तो कर्ल एफ निकलेगा, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 0 माइनस हम जेड एम का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट हम केवल एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो यहाँ पर कर्ली जेड ओवर कर्ली ओवर कर्ली जेड एम भी यहाँ 0 ही होगा, क्योंकि हम केवल एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं। माइनस इसी से पहले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 0 माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली जेड आएगा, वो भी हमारा 0 होगा, क्योंकि यहाँ जेड कोऑर्डिनेट हम यहाँ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पर कांस्टेंट है। प्लस तीसरा हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा कर्ली ओवर कर्ली एक्स एम आएगा, माइनस
कर्ली और कर्ली वाई एल आएगा, यहाँ के कैप। अब देखो ये कर्ल एफ की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है हमारी, कर्ल एफ की वैल्यू निकल के आई है कर्ली एम ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली वाई इंटू के कैप। अब हम क्या करेंगे, अब आगे हम देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ स्टोक्स थ्योरम में, इसको मैं स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई करता हूँ। तो स्टोक्स थ्योरम के एक बार मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस कर्ल एफ डॉट एन कैप एल डॉट एन कैप से एन कैप इंटू डी एस। अब देखो यहाँ पर कर्ल एफ की वैल्यू आई है हमारी निकल के, अभी हमने निकाली कर्ली एम ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली वाई, और एन कैप यहाँ पर पैरेलल है जेड कोऑर्डिनेट के, तो वो के कैप के ही बराबर ली जाएगी। यहाँ इंटू में के कैप है, जो हमारा एन कैप है, ये एन कैप की वैल्यू भी क्या आएगी, एन कैप की वैल्यू निकल के हमारी के ही बराबर आएगी। तो हम यहाँ पर इंटू में डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे इसका, और यहाँ पर देखो एस हमारा केवल एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पर डी एस की जो वैल्यू आएगी वो डी एक्स डी वाई आएगी। तो ये पर्टिकुलर केस बन जाएगा हमारा ग्रीन्स थ्योरम का, कर्ली एम ओवर कर्ली एक्स माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली वाई, के डॉट के करेंगे तो वो हमारा 1 हो जाएगा इंटू में डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। तो ये हमें पता चल गई है, ग्रीन्स थ्योरम ही निकल के आ गई है। तो हमें पता चल गया कि स्टोक्स थ्योरम इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ये मैंने करा दिया है क्योंकि बहुत सी बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो स्टोक्स थ्योरम से हो रहा नहीं हो रहा हो, तो उसे हम पर्टिकुलर केस में ग्रीन्स थ्योरम में कन्वर्ट करके उसे हम कर सकते हैं। चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20, चेक अबाउट द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इन क्लोज्ड इंटरवल 0,2। हम यहाँ पर इसकी नेचर चेक करते हैं, ये नॉट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्म, चेक करते हैं कि ये नॉट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, या नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, हम चेक करते हैं। तो देखो मैंने आपको इसकी नेसेसरी कंडीशन बताई थी कि कोई भी फंक्शन है अगर उसको देखना कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले उसको देखेंगे एंड पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है, यानी एंड पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए और पूरे इंटरवल पर वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम एफ एक्स हमें यहाँ दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, हमें पता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है। यहाँ पर जी एक्स इस इंटरवल पर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इस इंटरवल पर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो कि आपको पता है कि ये एक रेशनल फंक्शन है, यहाँ पर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो देखो ये एंड पॉइंट पर भी कंटिन्यूस है, क्योंकि मैं अगर एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालूँ तो 0 ही आएगी, और मैं यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालूँ तो वो निकल के आएगी 2/2 प्लस 1, यानी कि 2/3 आएगी, जो कि एक फाइनाइट ही वैल्यू निकल के आ रही है। आगे हमें पता है कि एक रेशनल फंक्शन है, तो ये ओपन इंटरवल 0,2 पर भी हमारा क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। एफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0,2। तो हमें पता चल गया कि ये पूरे इस इंटरवल पर थ्रू आउट इंटरवल पर कंटिन्यूस है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा ही। या तो इसको ऐसे कर लो, लेकिन इससे चाहो तो इसे आप बाय डेफिनेशन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसकी
इसको अगर उससे करना चाहें तो उससे भी हम इसको कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन सॉल्व करते हैं। या एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x अपॉन एक्स प्लस 1। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी इसी वीडियो में। तो अब हम इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हेल्प से करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं। लेट एक पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट x2 ले लेते हैं, जो कि बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0,2 पर 2 में। और जहाँ पर हमारा जो वेयर x1 इज़ ग्रेटर दैन x2 हम लेके चल रहे हैं। तो हम f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। तो ये निकलेगी हमारी वैल्यू x1 अपॉन x1 प्लस 1 माइनस x2 अपॉन x2 प्लस 1। और हमें पता है ये जो वैल्यू है वो कन्फर्म लेस देन होगी x1 माइनस x2 के मॉड से। कैसे होगी मैं अभी आपको एक फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लेके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ये सिर्फ हमें रफ वर्क है समझने के लिए। लेट में यहाँ पर x1 की वैल्यू ले लेता हूँ 1.5 और x2 की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1, जो कि बिलोंग कर रहे हैं दोनों ही वैल्यू क्लोज इंटरवल 0,2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हम देखो यहाँ पर x1 अपॉन x1 प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, यानी कि 1.5 अपॉन 1.5 में आप 1 ऐड करोगे तो 2.5 और इसकी वैल्यू आएगी 15/25। सॉल्व हो के 5 की टेबल से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और इसको करेंगे तो 0.6 आएगी। अब हम यहाँ पर 1 रख के निकालते हैं, यानी x2 अपॉन x2 प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये आएगी 1/2 जो की वैल्यू होगी 0.5। अब आप इनका डिफरेंस करो, यानी कि आप x1 अपॉन x1 प्लस 1 माइनस x2 अपॉन x2 प्लस 1 की वैल्यू निकालो। तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी 0.6 माइनस 0.5 जो कि वैल्यू 0.1 आई है। और वैसे हम x1 माइनस x2 का डिफरेंस लें, x1 माइनस x2 का डिफरेंस लें तो आपको आएगी 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 वैल्यू आई है, जो कि ग्रेटर दैन है 0.1 से, जो कि 0.1 से ग्रेटर दैन वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर हम तो एग्जाम्पल कोई भी और पॉइंट लें हम उसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसका मतलब हमें क्या मिला यहाँ पर, हम यहाँ पर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को लेके चले और हमें x1 माइनस x2 से वो वैल्यू छोटी आ गई। और हम यहाँ पर मान के चलते हैं, इसको लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन के बराबर। तो हमें क्या मिली, हमें यहाँ पर मिली कंडीशन कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन मिल गया, जहाँ पर वेयर x1 माइनस x2 का मॉड का डिफरेंस लेस देन डेल्टा। अगर जहाँ पर डेल्टा क्या है एप्सिलॉन के बराबर, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन की ही वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम डेल्टा को एप्सिलॉन के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर x अपॉन x प्लस 1 इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ऐसे भी कर सकते हैं और हम शॉर्ट तरीके से भी इसको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी हम चेक करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन चेक करने तो हम ये देख लेंगे कि ये एंड पॉइंट पर भी ये कंटिन्यूअस है और ये थ्रू आउट इंटरवल भी ये कंटिन्यूअस है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।